अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री और उनकी एक्सटेंशन के हवाले से जो डिबेट है वो सेटल नहीं हो पा रही। उसकी वजह यह है कि अगर सीनियरिटी के प्रिंसिपल को हुकूमत ने फॉलो करना है तो सवाल ये किया जा रहा है कि अब तक नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं किया जा रहा। और इसके साथ साथ ये कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आज ये क्लियर कर दिया कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं है कि उनको एक्सटेंशन दी जाए। लेकिन उसके बावजूद आज सेनेट के इजलास के एजेंडे का ये हिस्सा था जो जुडिशल पैकेज के हवाले से बात की जाती है, जिसमें नंबर ऑफ़ जजेस को बढ़ाया जा रहा है, कानून साजी की जा रही है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी और क्या अब तक हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी ना करना अभाम पैदा नहीं करता, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो अपोजिशन की सियासत थी उसको डैमेज करने के लिए हुकूमत ने भी कुछ एक्शंस लेना शुरू कर दी हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब हों या फजलुर रहमान साहब हों, दोनों से राब्ते हुए, मुलाकातें हुई और अब कहा यह जा रहा है कि शायद हुकूमत ने ऑप्शन बी के तौर पे जो एलाइज थे तहरीक इंसाफ के उनको तोड़ने का फ़ैसला कर लिया। तो उस पर मौलाना साहब की पॉलिटिक्स कितनी अहमियत इख्तियार कर गई है और क्या वो हुकूमती कैंप में आ जाएंगे बिलाखिर। और साथ साथ ये कि एक्स चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कहा जा रहा है कि 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन की तश्कील की जाए अगर गवर्नमेंट सीरियस है इसको इन्वेस्टिगेट करने में, इसका रिस्पांस हुकूमत क्या देगी, इस पर डिस्कशन करते हैं। रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। इसके अलावा मोहसिन बेग साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़िया निगार हैं। आमिर इलियास राना साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रज़ा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। चीफ जस्टिस साहब के हवाले से हुकूमत भी काफ़ी स्टेटमेंट्स दे चुकी है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी रिसेंटली ये कहा कि वो तौसी लेना नहीं चाहते, ना ही हमारे पास नंबर है तौसी देने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये जो नोटिफिकेशन होता है तकर्री का, जो कि करंट चीफ जस्टिस साहब की अगर बात की जाए तो उनके लिए तो 3 माह कबल हो गया था, अब तक गवर्नमेंट कर क्यों नहीं पा रही? जी शुक्रिया मुजम्मिल। सबसे पहले तो ये देखना है जरूरी कि हुकूमत का तो जाहिर बात है प्लान बड़ी देर से यही है कि किसी तरीके से वो मौजूदा जो चीफ जस्टिस है उनके मियाद में तोसी कर दे। बहुत से लोग इसका ऑल्दो ऑफिशियली इसको अब कई बार डिनाई भी किया जा चुका है और उसकी बुनियादी वजह ये है कि आईनी तरमीम करने के लिए फिलहाल हुकूमत के पास वो नंबर नहीं है जिसके जरिए वो ऐवान में जाकर तो एक जजों की जो रिटायरमेंट एज है उसको बदल सके। क्योंकि देखिए जो ये मामला है सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो रिटायरमेंट एज है वो तय होती है आइन के जरिए, और जब एक बार फिर आइन में हो जाए ये मामला तो फिर उसको आइन के जरिए ही बदला जा सकता है, कोई और तरीका काबिल अमल है नहीं। तो गालिबन ये वजह है कि अभी आपने देखा है कि जो माजी करीब में जो बहुत सी वाकयात हुए हैं, मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो है एक अब अलायंस लग रहा है कि वो हुकूमत में शामिल हो जाएंगे या हुकूमत का साथ देंगे, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो आर्टिकल 179 जो है आइन का वो बड़ा वाज़ेह है। वो कहता है कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल होल्ड द ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65, और ये या उससे पहले अगर उनको आइन के आइनी तरीके से निकाल दिया जाए। अब ये जो शक है ये आड़े आती है, इसलिए जब तक ये बदली दी जाएगी तो उस वक्त तक जो है कोई हुकूमत शायद। और रूमी साहब, मौलाना साहब की जो आपने बात की, आपको लगता है कि वो कैंप क्रॉस करके आ सकते हैं दूसरी तरफ इन दिस रिगार्ड स्पेसिफिकली? जी देखिए, इतलात तो यही आ रही है कि वो आ रहे हैं, बल्कि वो जो उनकी डिमांड्स हैं, देखिए खुद सदर मोहतरम जो हैं वो उनके पास चल के गए, वजीर आजम उनके पास गए, वजीर दाखिला कई बार गए, और उसमें लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट की भी मर्जी और जो कंसेंट है वो शामिल है, और साथ में हुकूमत वक्त की तो है ही ये मामला, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ना सिर्फ के आईनी तरमीम में अगर उनको करनी पड़े या कानून साजी में उनकी मदद हो, क्योंकि उनके आने से सेनेट में 2/3 अक्सरियत पूरी हो जाती है। अच्छा। और वो एक बहुत बड़ा संग मील है, क्योंकि जो उनके मेंबर्स हैं JUIF के वो अगर साथ दे हुकूमत करो फिर 2/3 अक्सरियत सेनेट में हो जाती है। कौमी असेंबली में फिर भी मसला है।
ठीक है बेग साहब, आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट जो इंटिमिडेटेड थी जुडिशरी से, क्योंकि रिसेंटली स्पेशल सीट्स का फैसला आना और इसके बाद में अब खान साहब भी दावा करते हैं कि 9 मई के अलावा हुकूमत के पास कुछ नहीं है, चंद हल्के खुले तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। इसको मैनेज करने के लिए अब हुकूमत सोचती है कि एक तो नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा देना चाहिए, जो कि अभी एजेंडे में भी शामिल है सेनेट के भी, और इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस साहब की जो एक्सटेंशन है इसको भी गवर्नमेंट ही एज्यूम क्यों करती है कि ये उनकी फेवर में ठीक हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली यहाँ पे सबको अपना सूटेबल कैंडिडेट हर जगह चाहिए और वो चाहते हैं कि जिससे वो कंफर्टेबल हो, वो चेयर पे हो और जो फेवर्स चाहिए वो मिल जाए। मेरे ख्याल में माजी में भी आपने देखा होगा कि कोई फेवरेबल बंदा भी हो तो एंड पे आके कुछ ना कुछ जो उसकी लिमिट जब वो देखता है कि क्रॉस हो रही है तो वो शायद नहीं कर पाता। मैं ये समझता हूँ कि पिछले कुछ अर्से से क्योंकि सीनियर मोस्ट का और टेन्योर पूरा होने पे सीनियर मोस्ट को लगाया जा रहा है तो ये ट्रेडिशन अच्छी है। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत देर के बाद ये सिस्टम आया कि सीनियर मोस्ट खुद ही आके जो है वो चीफ जज बन जाएगा। लेकिन मसला ये आ रहा है कि पहले ये भी होता था कि जो जिसकी सीनियरिटी में जो नंबर 1 है वो बाजू का नहीं भी लगता था और वो नीचे से पिक एंड चूज हो जाता था, जैसे कि आपने आर्मी में भी देखा है पिक एंड चूज हो जाता है। बिल्कुल। तो मकसद ये है कि नेचुरली गवर्नमेंट चाहेगी उनको जो इस वक्त मसाइल है, जो भी अमेंडमेंट लानी है या अगर वो जॉइंट सेशन भी उन्होंने बुलाया लेकिन स्ट्रेंथ क्योंकि बहुत कम है, 210 211 है इनके पास कौमी असम्बली में, तो उससे तो कुछ बन नहीं पाएगा। और इसी तरह 59 इनके हतादी हैं सेनेट में। तो मेरे ख्याल में वो चाहते थे कि ये हो और इसीलिए जो उनके अपोजिशन के साथ या मौलाना साहब के साथ चुनी तो ये भी है कि शायद अपोजिशन से कुछ लोग वोट कर दें, अगर वो अब्सटेन करते हैं तो फिर शायद मुश्किल हो। और क्योंकि मकसद ये है कि क्योंकि आपको पता है वो शिक भी मौजूद है, अगर आपने फ्लोर क्रॉसिंग की तो आपकी सीट चली जाएगी। वो भी अभी तक केस जो है लाहौर हाई कोर्ट का पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो हम उनको चाहिए था वो, क्योंकि आइन के खिलाफ था वो चीज। आइन में फ्लोर क्रॉसिंग उस तरह नहीं है, अगर आप वोट भी दें और सीट भी चली जाए और वोट भी ना गिना जाए, वो शायद जजों ने अच्छा फैसला नहीं था। तो मकसद ये है कि गवर्नमेंट तो चाहती है कि सूरत निकल आए और क्योंकि जो आने वाले चीफ जस्टिस है शायद वो ये समझते हैं कि वो आके इनको टफ टाइम देंगे। और वैसे भी अल्लाह माशाल्लाह जो हमारी जुडिशरी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो तो फेवरेटिज्म जा नहीं सकता इस नेशन से। सही, ठीक है। आमिर इलियास राना साहब, आपसे पूछना चाहूँगा ये जो जुडिशल पैकेज की टर्म यूज़ हो रही है इसमें क्या कुछ शामिल है? क्योंकि जिस तरह से हम सुन रहे हैं कुछ तजिया निगार भी ये कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर से पहले गवर्नमेंट का प्लान नहीं है नोटिफिकेशन करने का, यानी कि मैक्सिमम टाइम जो पॉसिबल है वो उसको यूटिलाइज करेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बात की है कि इस पैकेज में सिर्फ चीफ जस्टिस साहब शामिल नहीं हैं और शख्सियात भी हो सकती हैं। देखें, ये शख्सियात की बात करें या कुछ भी करें तो आप आर्मी चीफ का नाम ले लें, वो ऑलरेडी कानून मौजूद है और किस शख्सियत को टाइम देना है उन्होंने। शाहिद खाकान अब्बासी साहब खुद इस काम में साथ साथ रहे हैं। नए आर्मी चीफ की तकर्री में वो दूसरे के नाम लेके जाते रहे। आज उन सबको वो सब चीज़ें शाहिद खाकान साहब को याद आ रही हैं जो उसके बरक्स वो खुद करते रहे। बहरहाल जुडिशल पैकेज के ऊपर मैं तो हैरान हूँ, हमारे यहाँ लोग पता नहीं किस किस तरीके से तज्जिया कर देते हैं। अभी जब हो रही है बात तो आज सेनेट में तो जजों की तादाद बढ़ाने का बिल बाज़ाब्ता तौर पे सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश कर दिया, तो वो तो गवर्नमेंट एक कानून के तहत बढ़ा सकती है। पहले भी नवाज शरीफ साहब ने ही वज़ीर आज़म के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद एक्ट के तहत 17 की थी, क्योंकि कभी 7, 9, 11, 17 तो ताक भी इसीलिए रखा जाता है हर्फ कि अगर कोई फैसला हो तो फिर वो ऑड इवन में हो जाए। तो अब गवर्नमेंट क्लियर कर रही है। आदम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट में भी 10 जजों की कमी और हम देना चाह रहे हैं उनको। तो एक तो ये हो जाएगा। वो जो जुडिशल पैकेज के नाम से बात है ना, वो है आईनी तरमीम,
क्योंकि उसके बगैर आप जजों की उम्र नहीं बढ़ा सकते। आप सिविल सर्वेंट्स जो बाकी हैं उनकी उम्र तो शायद आप सिविल सर्वेंट एक्ट में भी बढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियल बिल में भी डाल देते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जजों के लिए आपको उम्र बढ़ाने के लिए बहरहाल आईनी तरमीम की ज़रूरत है। तो जो अभी बात हो रही थी मुझसे पहले, तो बिल्कुल जाहिर है कि आप ये काम तो नहीं कर सकते कि कोई भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इन्फोर्स है, उसका रिव्यू लगना है, अपील लगनी है, जो भी कि वोट काउंट भी नहीं होगा और आप नाअहल भी हो जाएंगे अगर आप अपनी, तो उसमें वो ये आईनी तरमीम भी शामिल है, उसमें बजट भी शामिल है और अदम एतमाद भी शामिल है। एक्चुअली तो 63A इस वक्त ख़त्म हो चुका हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के नतीजे में, जो रीराइट करना जिसे हम कहते हैं कि वो किया गया आइन में। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आगे जाके काम किया, जैसे अभी तफसीली फैसला आना है इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा आइन को उन्होंने बदल के रख दिया है मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी। तो वो तो चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जो 41 अरकान का फैसला होना है वो उसके ऊपर हो सकता है कि जी वो चूँकि अभी तक आज़ाद हैं, उनका फैसला नहीं है, और आज PTI ने उसके लिए ही अलग अलग सबको लेटर जारी करने का फैसला किया है कि हम किसी भी जो जजों के हवाले से कोई भी तरमीम होगी उसमें हम वोट नहीं करने जा रहे, यानी पार्लिमानी पार्टी के तहत वो रोकने की पेशबंदी कर रहे हैं। साहब ये बताइए मुझे तो नहीं समझ आ रही है, ये बताइए ये जो कहा जा रहा है, जिस तरह से आजम नज़ीर साहब ने भी बात की, राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। अब ये कहने के बाद ये डिबेट सेटल क्यों नहीं हो जाती? फिर इसके बाद नोटिफिकेशन का डिले हो या ये कहना कि तरमीम के लिए नंबर नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट तो ख़त्म हो जाना चाहिए आफ्टर दिस। नहीं देखें, ये तो फिर एम्बिग्विटी तो रखी जा रही है ना। ये जैसे पिछली दफ़ा काजी फायद साहब का जल्दी हो गया था, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब का जब नोटिफिकेशन रिटायरमेंट का हो रहा था, आपको याद होगा उस वक्त आर्मी चीफ की तकरीरी के अगले घंटे में, जिस दिन राहिल शरीफ की तकरीरी हुई थी, नए चीफ जस्टिस की भी तकरीरी कर दी गई थी। ये गवर्नमेंट्स मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ फैसले करती हैं। अब एक पार्टी की डिमांड है कि आप नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन कर दें, जो गवर्नमेंट पार्टी है वो समझती है कि हमें ज़रूरत नहीं, अभी बहुत टाइम है करने का, और अब हम भी वो डाल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे राना सनाउल्लाह कर रहे हों या वो ये आजम नज़ीर तारड़ बात कर रहे हों, कि वो इस बात को लेके चल रहे हैं। तो अब देखें ना, अब खुद मंसूर अली शाह साहब ने ये बात कही थी कुछ दिन पहले, जब उन्होंने एक तो तकरीर की थी और एक फिर वैसे कही थी कि जुडिशल वर्क करना है और छुट्टियों के बाद हम तफसीली फैसला देंगे। तो जुडिशल वर्क करने के बाद वो अमेरिका चले गए हैं। वो अब आ रहे हैं नए जो अदालती साल के आगाज़ में, जब पहले जुडिशल कमीशन की मीटिंग होगी और उसके बाद फिर बाकी काम सारे होंगे उसके ऊपर। तो हर तरफ से देखें ना, पहले अदलिया और फौज मिल के चलते थे, आज नहीं चल रहे। तो उसके बरक्स जब काम हो रहा है तो फिर सारी चीज़ें उस तरह स्मूथ सेलिंग पे तो नहीं है। तो अब हम भी मौजूद है और सियासत भी मौजूद। ठीक है रूमी साहब, ये मुज़ाकरात के हवाले से भी चूंकि बात होती रहती है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली यहाँ सारी सियासत मुज़ाकरात के गिर्द ही घूमती है, लेकिन अब इसमें भी दो थ्योरीज पेश की जा रही हैं। पहली ये है कि नून लीग के अंदर एक ग्रुप है जो हामी नहीं है तहरीक इंसाफ से बात करने का। ख्वाजा आसिफ साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, खुल के कह चुके हैं कि हम सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ को। और दूसरी तरफ बैरिस्टर साहब जो PTI से हैं, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बात करना चाहते हैं खान साहब से, शहबाज शरीफ साहब करने नहीं दे रहे, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो मेरी हुकूमत गिर जाएगी। आपको लगता है इस हद तक डिवाइड है PMLN में? देखिए, बात यह है कि ये सारी बातें मेरे ख्याल से स्पेक्यूलेटिव हैं। उसकी वजह यह है कि अभी तो कोई भी PMLN की ऑफिशियल पॉलिसी तो आपने सुनी ली है। जो वुज़रा हैं, ख्वाजा आसिफ हों, आपने उनका खुद जिक्र किया, उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा है कि वो उस वक्त तक बात नहीं करना चाहते और उस वक्त तक बात नहीं करेंगे जब तक कि 9 मई के हवाले से वो कोई माफी नहीं मांगेंगे। ये भी अल्फाज थे गालिबन इनके, एहसन इकबाल के भी, और ये पोजीशन एस्टेब्लिशमेंट की भी है। यकीनन इस वक्त जो मामला है पाकिस्तान की सियासत जिस तरह से उसको आपको पता है कैसे मैनेज होती है और किस डगर पे चलती है, जब तक ये मसला जो है इसका कोई हल नहीं निकलेगा कि किस अंदाज में खान साहब और उनकी पार्टी जो है 9 मई को की ओनरशिप लेकर और उसके ऊपर एक वो माफी का ऐलान करते हैं। बट रूमी साहब, knowing the approach of somebody like नवाज शरीफ, आपको लगता है वो इस स्टेज के ऊपर हामी होंगे कि नहीं, कुछ ना कुछ स्पेस क्रिएट करनी चाहिए, बात करनी चाहिए? देखिए, मियां साहब का तो रहा है कि उनका जिस तरह से सियासी इर्तिका हुआ है, एक जमाने में 1990 की दहाई में तो वो बिल्कुल भी
बात नहीं करते थे ऑपोजिशन के साथ, बल्कि बड़ी सख्त उनकी मुखासमत होती थी। फिर हमने देखा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त जो है 2006 से उसमें ना सिर्फ उन्होंने बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ बातचीत की, बल्कि वो पूरा मिसाके जमहूरियत साइन भी किया। और उसके बाद से उनकी मतवातिर यही कोशिश रही अपने बाकी सियासी जो लोग हैं कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमतों को गिराया ना जाए। मगर इस वक्त सूरत हाल तो अब बदल चुकी है, क्योंकि जो तीसरा जो फरीक या तीसरी जो कुव्वत जो उभर कर आई है वो तो बातचीत में यकीन ही नहीं करती, क्योंकि अभी तक खान साहब और उनकी पार्टी जो है वो ये कहते हैं कि वो इन सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, इनके पास कोई पावर नहीं है और ये चोर डाकू हैं, वो बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब की शायद जाती ख्वाहिश हो सकती है, मुझे नहीं इसके बारे में कुछ इल्म और ना ही कोई इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये कि जाहिर बात है अब बातचीत तो होनी चाहिए। आपके सियासत में और जमहूरियत में आपके बदतरीन से बदतरीन मुखालिफ भी हो, उससे आप डायलॉग का रास्ता बंद नहीं करते। ये कोई जंग नहीं है, मगर यहाँ पर बदकिस्मती से सियासतदान इतने तकसीम शुदा है कि उससे फिर गैर मुंतखब इदारे जो होते हैं उनको मौका मिलता है कि वो अपनी रिट जो है वो लगा सकें और चला सकें। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बेग साहब, ये आप क्या समझते हैं, ये जो ऑप्शन बी यूटिलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, मौलाना साहब से जरदारी साहब का मिलना, मोहसिन नकवी साहब का मिलना, तो आपको लगता है गवर्नमेंट ने ये प्लान कर लिया है कि अब चूंकि तहरीक इंसाफ से तो बात हो नहीं सकती, प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसीलिए क्यों ना जो उनके एलाइज हैं कम से कम उनको ही अपने कैंप में ले आएं? देखिए, मौलाना साहब का यही कैंप है जो इस वक्त गवर्नमेंट में है। मौलाना साहब के साथ जो तहरीक इंसाफ ने और बानी ने किया वो शायद मौलाना साहब कभी भूल नहीं पाएंगे। अब दूसरी साइड से ये हुआ कि इस इलेक्शन में मौलाना साहब को आई डोंट नो, शायद प्रीवियस जो 16 माह की गवर्नमेंट थी उसमें से जो रेपुटेशन निकल के आई जो मिनिस्टर्स थे JUIF के, उसके ऊपर शायद क्रॉस लगा। लेकिन मैं ये समझता था कि मौलाना साहब को फैसिलिटेट करना चाहिए जैसे बाकी हुए हैं, और उनको KP में PTI के सामने एक फाइटिंग फोर्स के तौर पर रखना चाहिए था। अब वो मौलाना साहब शायद बहुत खफा हैं कि जी सारे लोग तो पावर में आ गए और मैं रह गया। तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब की यही साइड है, उनको यहीं आना है, बजाय इसके कि वो PTI के साथ जाए। जो PTI के साथ तो उनका एक जाती इशू भी है, और मैं नहीं समझता कि मौलाना सिर्फ बार्गेनिंग दिखा रहे हैं कि PTI से वो गले भी मिल रहे हैं उनके वफद के साथ, लेकिन दिल से वो कभी PTI के साथ जाएंगे नहीं। वेग साहब, एक और चीज़, वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी अभी रिसेंटली प्रेज किया है कि खान साहब ने हमारे नज़दीक जो है वो जेल काट ली है, तो एक कमेंडेबल रिमार्क कह सकते हैं इसको। आपका भी यही ख्याल है कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी उनको लेकर उसके बरक्स कुछ कर दिया उन्होंने? नहीं, देखिए, मैं जितना उसको जानता था वो जेल से बहुत ही डरता था, लेकिन ही हैड नो अदर चॉइस। आपका ख्याल है कि वो जेल में कोई खुशी से रह रहा होगा? जेल में तो कोई खुशी से नहीं रहता, मजबूरी से ही लोग रहते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अभी जो आपने बाकी दोस्तों से सवाल किया कि जी नवाज शरीफ, मैं नहीं मानता कि नवाज शरीफ ने 1% भी कभी इस चीज की ख्वाहिश की हो कि डायलॉग हो, क्योंकि खान साहब खुद डायलॉग पे बिलीव नहीं करते थे। जो पॉलिटिकल पार्टी यलगार, लश्कर कशी और जंगजू तरीके से जाके अपने रियासत के इदारों पे चढ़ दौड़े, और उनका जो 4.25 साल रहा, उन्होंने किससे डायलॉग किया? वो डायलॉग पे बिलीव ही नहीं करते। तो मकसद ये है कि मैं नहीं समझता कि नून लीग या नवाज शरीफ साहब या कोई और पॉलिटिकल पार्टी, मौलाना साहब भी क्योंकि दुखी हैं और इन्होंने सारे गवर्नमेंट में आके बैठ गए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमने जद्दोजहद इकट्ठी शुरू की, आप पावर में आ गए और मुझे कुछ नहीं मिला। एक उनके पास ओहदा था उनकी पार्टी के पास KP के गवर्नर का, वो भी इन्होंने ले लिया। तो नेचुरली मैं समझता हूँ मौलाना साहब को इस हुकूमती इत्तेहाद में शामिल करना चाहिए। सही। राना साहब, जिस तरह से जनरल रिटायर्ड फैज साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा कि अब ये पेंडोरास बॉक्स खुल गया है और अब खान साहब के लिए मजीद मुश्किलात हो जाएंगी, हो सकता है मिलिट्री कोर्ट्स तक बात पहुंच जाए। उसके बरक्स वो कह तो ये रहे हैं कि अब सिर्फ 2 महीने हुकूमत के रह गए हैं, 4 हल्के खुलेंगे और ये सब घर चले जाएंगे, और मुझे कॉन्फिडेंस है इस बात पे।
तो उस सब का क्या हुआ जो सुन रहे थे हम? देखें, जब आप खान साहब की इस गुफ्तगू पे तबसरा चाहेंगे तो वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, कोई गलत बात नहीं कह रहे खान साहब। क्या बना वो जो कोर कमांडर, फॉर्मेशन कमांडर्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई 9 मई के ऊपर, तो किसी को सज़ा हुई? कोई केस चला? सारे ज़मानतों पे चले गए और डिस्चार्ज होते चले गए, सबको फ्री करते चले जा रहे हैं। हमारी अदलिया और फ़ौज की नहीं बनी आपस में, और इस वक्त एक वो नया जो है ना आज़ादी इजहार जो अदलिया में आ रही है, जो पहले हमेशा फ़ौज के साथ मिल के बाकियों की आज़ादी के ऊपर यही ज़रब लगाया करते थे, आज दूसरी सूरत हाल है। और आप और हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि जनाब आप बार बार कहते हैं नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, तो आप पेश करें। उसके मुकाबले में मतलब अब हम जब बात करते हैं तो आप देखें कि जिन लीडर्स की पीटीआई की जो मेन क़यादत है उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, वो सारे ज़मानतों पे हैं। कोई बरी हो गया, कोई कुछ हो गया, तो ये इस मुल्क के अंदर अलमिया तो हो गया ना कि आपकी स्टेट की जो अलामतें हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, वहाँ पे हमले हुए हैं, और जो लोग अंगेख्त कर रहे थे, मैं कम से कम लफ्ज़ ये कहूँगा, और बरमला कर रहे थे आके, ये कोई लीक ऑडियो की बात नहीं कर रहा मैं, लीक वीडियो की बात नहीं कर रहा, ये पब्लिकली जो सोशल मीडिया पे इन्होंने खुद डाली कि चलो GHQ चलो, कोर कमांडर हाउस चलो, फलानी जगह चलो, सारे के सारे आराम से फिर रहे हैं और बल्कि ताने दे रहे हैं। तो ये हमारे सिस्टम के ऊपर एक तमाचा है। आप UK में देख लें, दूसरी दफ़ा हुआ है, वहाँ ज़रा सी बात हुई है, अगलों ने एक एक ट्वीट पे 10-10 साल सजाएं दी हैं। यहाँ हमारी अदालत मजाक उड़ाती है आगे से बैठ के कि भाई अच्छा भाई यही चीज़ है, बस इतनी आज़ादी इज़हार है, तो यही चीज़ उनको अपने लिए तो चाहिए है, वहाँ पे तो इन्हें अदालत लग जाती है। लेकिन फैज साहब के खिलाफ कार्रवाई ये हमें सबको समझना होगा। अब देखें ना, मैं उस पर आ रहा हूँ, फैज साहब के ऊपर 2 दफ़ा प्रेस रिलीज 12 और 15 अगस्त को ISPR ने जारी की है, तो मेरा ख्याल है हमें 15 सितंबर तक तो वेट करना चाहिए। अच्छा, 1 महीना हो जाने देना उसको कि भाई क्या बना है उसका, फिर हम सवाल उठाएंगे, जिस तरह मैंने कोर कमांडर्स और फॉर्मेशन कमांडर्स की प्रेस रिलीजों पे मीटिंग्स के बाद बात कही है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे कही है। बिल्कुल। तो इतनी तो पेशेंस का हमें मुजाहरा करना चाहिए, हमें चस्के पे नहीं ना पड़ जाना चाहिए। एक DG ISI रहा है बंदा, बड़ी हसास तरीन पोजीशन पे था, फिर फौज ने, ये कोर कमांडर्स से कम के लेवल पे फैसला नहीं हुआ, कोई कोर्ट मार्शल हो रहा है और आप चीज़ें ला रहे हैं, और उसमें सिर्फ एक लाइन है कि उनकी जो यूनिफॉर्म में गलती है वो टॉप सिटी वाली है, बाकी सारे का सारा पोस्ट रिटायरमेंट के ऊपर खड़ा हुआ है। और उसके अंदर लिंकेजेस आ रहे हैं, चाहे वो 9 मई के हों, वो सियासतदानों के साथ राब्ते के हों, क्योंकि 2 है ना कि एक तो आप 2 साल तक सियासत में नहीं हिस्से जा सकते, फिर आर्मी एक्ट में जो तरमीम हुई और उसमें 5 साल हसास पोजीशनों वालों के लिए कर दी गई। सही। तो ये डिटरमिन पहला मरहला तो सिर्फ फौज ने करना है ना, जैक ब्रांच करेगी, उनका जो प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट मार्शल का, वो तय करेगा, आर्मी चीफ उसकी अप्रूवल देंगे, और फिर जाके वो कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब आएगा तो फिर हमें, अगर इन्होंने प्रेस रिलीज में ज्यादा चीजों की वजाहत ना की तो हाई कोर्ट में तो अपील जाएगी, जो भी फैसला होगा उसका। जी। तो थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, बजाय स्पेकुलेशन पे बहुत ज्यादा जाने के। चीजें आ रही हैं, रोजाना की बुनियाद पे आ रही हैं, लेकिन जाना उस पर चाहिए कि हमें फौज के ऊपर इस, जहां उन्होंने 2 दफा प्रेस रिलीज जारी की है, तीसरी का इंतजार करना चाहिए। ठीक है रूमी साहब, वेरी शॉर्टली, ये जो चांसलर बनने का इम्कान है ऑक्सफोर्ड के, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये पहले भी ब्रैडफोर्ड में भी जब वो थे तो उस वक्त भी कहा गया कि उनको रिजाइन करवा दिया गया था ड्यू टू फेलियर ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। इसकी कोई सिग्निफिकेंस है या सिर्फ ये एक ऑप्टिक्स ही कह सकते हैं इसको? देखिए, ऑप्टिक्स का ही मामला है, और मुझे नहीं पता कि इसको इतना बड़ा इशू कैसे बन गया है। उसकी वजह ये है कि अगर पहली तो ये बात है कि मुश्किल है उनका ये तकरीरी होना, उसके बड़ा प्रोसेस होता है, वो वैसे भी पाबंदे सलासिल हैं, वो अटेंड कर सकेंगे मीटिंग्स के नहीं। उसमें उनकी पास्ट की प्रो तालिबान स्टेटमेंट्स राह में हायल हैं या कुछ और है वो जो रिपोर्ट हो रही है? नहीं, देखिए वो स्टेटमेंट्स अपनी जगह, वो तो फिर बाकायदा वो बोर्ड देखेगा, जो भी आर्टिकल्स भी छपे, गार्डियन में छपे हैं, दीगर जगहों पे पुराने आर्टिकल्स भी मौजूद हैं, बहुत सी बात रिकॉर्ड पे है। मगर मुजम्मिल वाकया ये है कि वो उनको अगर एक शख्स को वो चांसलर अपॉइंट कर रहे हैं जो कि इस वक्त पाबंदे सलासिल है और उनकी मीटिंग्स में या वो कोई एक्टिव रोल अदा नहीं कर सकते, तो फिर इस तरह के वो सिंडिकेट है, वो जिसने ये चॉइस करनी है, वो 10 बार सोचेंगे ना। तो अब वो ये कि वो तो उनको जेल से निकलवाने के लिए कोशिश तो नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी तो है और जो जिन्होंने सपोर्ट किया वो यही उनका मकसद है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसका असर पड़ेगा खान साहब की जो
स्लाइट है। सही। तो आपको लगता है ऑप्टिक्स जो है ना वो सिर्फ इससे ज़्यादा इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, मोहसिन बेग साहब, रज़ा रूमी साहब साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी क्रिकेट टीम की मायूस कुन परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है और सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पहली बार पाकिस्तान को होम ग्राउंड में वाइट वॉश करने के बहुत करीब पहुंच चुकी है। और पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप का अगर एनालिसिस किया जाए तो सिर्फ 172 रन्स पर दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान आउट होता है। कोई बैट्समैन हाफ सेंचुरी भी स्कोर नहीं कर पाता। बाबर आजम की बात की जाए तो वो भी रिपीटेडली रेड बॉल क्रिकेट में फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 185 रन्स का टारगेट 42 रन्स बांग्लादेश ने बगैर किसी विकेट को लूज़ किए मुकम्मल कर ली हैं। इन फेलियर्स की वजह क्या है? क्या मसला मैनेजमेंट के साथ है, प्लेयर्स के साथ है या कैप्टन के साथ है? इस पर बात करते हैं। साबिक टेस्ट प्लेयर सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ये तो मेरे नज़दीक शायद ऐसी ह्यूमिलिएशन पहले देखने को नहीं मिली रिसेंट क्रिकेटिंग हिस्ट्री में हमारी, कि अपने बैकयार्ड में बांग्लादेश की टीम जो कि जब से उसको टेस्ट स्टेटस मिला है कभी इस तरह से पाकिस्तान को वाइट वॉश करने के नैज पर नहीं पहुंची होगी। क्या लगता है आपको ये परफॉर्मेंस जो आपने देखी है, पिछले टेस्ट के बाद कप्तान ने माफ़ी मांग ली, अपोलोजाइज कर लिया, इस बार एक और माफ़ी मांगनी पड़ेगी उनको? बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदरूनी हालात हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं टीम की कारकर्दगी पर, क्योंकि कंसिस्टेंसी है नहीं। गुज़िश्ता 2-3 बरस से कप्तान बदल रहे हैं, चीफ सेलेक्टर बदल रहे हैं, चेयरमैन बदल रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही है, हेड कोच चेंज हो रहा है, तो वो इनकंसिस्टेंसी जो है पाकिस्तान क्रिकेट की वो अब रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है कि बांग्लादेश की टीम जिसे हमने टेस्ट स्टेटस दिलवाया और 2003 में वो पहली मरतबा पाकिस्तान के दौरे पर पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलने आई, आज तक कोई टेस्ट मैच नहीं जीती थी हमारी सरजमीन पर भी और अपनी सरजमीन पर भी, और वो हमें व्हाइट वॉश करके जा रही है। और अगर कल व्हाइट वॉश करेगी, ये लम्हा फिक्रिया है। क्रिकेट के पंडितों के लिए 9 रुकनी सिलेक्शन कमेटी आपने बनाई हुई है जिसका कोई सरबराह नहीं है, जिसमें 4 सेलेक्टर्स हैं, मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, शान मसूद, जेसन गिलस्पी और सोने पे सुहागा। उसमें 5 एक्स ऑफिशियल मेंबर है उस सिलेक्शन कमेटी के। वो क्या कर रहे हैं? कोई सरबराह नहीं है सिलेक्शन कमेटी का। तो पाकिस्तान क्रिकेट बजाय बुलंदी की तरफ जाने के, मैं समझता हूं मुजम्मिल, इस कारकर्दगी के बाद पस्ती की तरफ जा रही है। ठीक है सलमान, आप क्या समझते हैं ये जो हमने परफॉर्मेंस देखी है अपने मिडिल ऑर्डर की या ओपनर्स की अगर बात करें, कभी 172 पे आउट हो रहे हैं, कभी 135-40 पर आउट हो रहे हैं, तो ये करियर बनाने में तो पुरानी आदत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि नए बॉलर्स का करियर हो या बैट्समैन का हो, वो पाकिस्तान से खेल के बन जाता है। जिस तरह हसन महमूद को ले लें, नाहिद राना को ले लें, कोई 5 आउट कर रहा है, 4 कर रहा है, कोई डीमंस हैं पिच में या बैटिंग बहुत पुअर है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको भी और इकबाल भाई को। देखिए ये ये ऐसा नहीं है कि कोई वन ऑफ हो गया या आप ये सीरीज बुरी खेल रहे हैं या आप कह लीजिए कोई अचानक कोई हादसा थी, ये लॉसेस नहीं है। ये एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ योर पुअर पॉलिसीज, योर पुअर पाथवेज। मेरिट से आपका ताल्लुक कोई नहीं है। उसके बाद फिर आप बच्चों को पीजीएल और T20 और बच्चे लीगों में जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल नहीं रहे। अब आप देखें ना, आप फास्ट बॉलिंग में कंपैरिजन कर लें, आपके जो रेगुलर सीजन फास्ट बॉलर है 130 से ऊपर उनकी बॉल नहीं जा रही थी पहले मैच में, जबकि बांग्लादेश की एवरेज स्पीड मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार पाकिस्तान से ज्यादा देखी। जो काम हमारे बॉलर दुनिया के साथ करते थे वो हमारे साथ हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बैटर्स हैं उनका पुअर रिस्पॉन्स है टू पेस, ना उनमें पेशेंस है, वो बाहर के बॉलों को मार रहे हैं। ये इंग्लैंड की कॉपियां करने चले हुए बैस बॉल को क्यों कॉपी करना? ऑस्ट्रेलिया को करो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है, कॉपी करना इंडिया को करो जो वनडे की वो दोनों जो वनडे और टेस्ट की बड़ी साइडें हैं, सारी चैंपियनशिप वो जीत रहे हैं, आप इंग्लैंड के तर्ज पे चल पड़े हैं। पाकिस्तान को तो रन रेट का इशू नहीं है। पाकिस्तान ने कितने टेस्ट मैच, 4 दिन से ऊपर मैच नहीं जाता, 5वां दिन आप होटल में गुजारते हैं। आपको जल्दी किस बात की है कि आपके बैट्समैन निकल के शॉटे मारे, ऑफ स्टंप के बाद फ्लैश मारे? टेस्ट क्रिकेट में बॉल छोड़ना आना चाहिए, एक अच्छा स्पेल आपको सी ऑफ करना आना चाहिए। एंड सेम गोज फॉर द बॉलर्स। उनके पास वो कह ले दमखम ही नहीं है कि वो एक दिन में 25 ओवर कर सके अच्छी स्पीड पे। ये सारे 4 ओवर की क्रिकेट खेल के जैसे ही टेस्ट मैच आता है, अभी तो 9 टेस्ट मैचों का सीजन है, आपका तो दूसरा मैच है, 2 बॉलर भी तब्दील हो गए हैं और एवरेज स्पीड आपकी 130 है।
सलमान, लेकिन खुरम शहजाद हो या मीर हमजा हो, वो तो एक लंबा डोमेस्टिक का कहा जाता है कि एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, और इस मैच में भी 26 पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए, कंट्रोल नहीं कर पाए, बाद में टेल को फिनिश नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, उन्होंने तो अपना काम कर दिया था ना। 25 रन पे 6 आउट फास्ट बॉलर्स ने अगर कर दिए हैं तो उनके स्पिनर्स आउट कर रहे हैं, आपके स्पिनर्स क्या कर रहे हैं? उनके तो स्पिनर्स ने आपको ग्रीन पिच के ऊपर भी आउट किया, सेकंड इनिंग में वो 6-7 विकेट ले गए, इस मैच की पहली इनिंग में भी उन्होंने आउट किया। इब्रार को तो कोई गेंद ही नहीं बीट कर सके वो पूरा दिन। आप बता दीजिए, मैंने भी सारा मैच देखा, आपने भी देखा, कोई बैट को बीट किया उन्होंने किसी ओकेजन के ऊपर? हमारे हर बंदे ने शोर मचाया हुआ था कि जी इब्रार को ले आए। नुमान अली ने 7 आउट किए हुए लास्ट मैच में पाकिस्तान के लिए, जो लास्ट ये मैच जीते हैं श्रीलंका में। नुमान अली 7 आउट करके टीम के साथ नहीं है। और इब्रार जब खेले थे, चाहे उन्होंने आउट किए थे, पाकिस्तान व्हाइट वॉश हुआ था उस सीरीज में भी। और यहाँ पर भी आप मिस्ट्री बॉलिंग जो है ना, वो टेस्ट क्रिकेट में कोई सरप्राइज का एलिमेंट नहीं रखते। अच्छा। जब वंस मिस्ट्री बॉलिंग को आप देख लेते हैं कि इसका अंदर वाला बाहर वाला हाथ क्या कर रहा है, उसके बाद अब बैट्समैन ही गलती करेगा तो आउट होगा, वो किसी को सरप्राइज का एलिमेंट अब कम नहीं करेंगे। मिर्जा साहब, ये जो सलमान भी जी सलमान, मैं आपकी तरफ आता हूँ, जो बात कर रहे हैं मिर्जा साहब ये मिस्ट्री स्पिनर की, अब पहले टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो उसमें सलमान अली आगा से हम लीड स्पिन बॉलिंग करवा रहे थे, और इस बार अबरार से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। तो नुमान अली हो, साजिद खान हो, पहले तो वो कहाँ गए? और दूसरा सवाल जो मैं चाहूँगा जिसका आप जवाब दे दें, वो शान मसूद साहब पर जो क्रिटिसिज्म है, आपको लगता है इट्स टू अर्ली टू क्रिटिसाइज हिम, या फिर अब हम एक रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं उनकी कैप्टनसी के बारे में? मुजम्मिल, सबसे पहले तो शान मसूद एज अ कैप्टन वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुए। वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं, हालांकि इस टेस्ट मैच में उन्होंने एक मिस सेंचुरी बनाई, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं है। और मुझे लगता है कि टीम में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। आपने इतने सारे कप्तान जो है वो खिला दिए, आपने बाबर आजम को कप्तानी से हटा कर शाहीन आफरीदी को कप्तान बना दिया, टेस्ट मैचेस में आप शान मसूद को आपने कप्तान बना दिया, बाबर आजम को हटा दिया, तो एक कप्तानी की जो रस्साकशी है ना अंदरूनी तौर पर, वो भी चल रही है। और शान मसूद हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो फ्रंट से लीड नहीं कर रहे। और आपने देखा होगा कि कोई उनको बताने वाला ही नहीं होता, कोई आता ही नहीं है कोई सीनियर प्लेयर के आके उसको बताए, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। और जिस तरह उनकी कारकर्दगी, अब ये आवाजें उठना शुरू हो गई है कि रिजवान को कप्तान बनाया जाए। जब हम वर्ल्ड कप के बाद आए, रिजवान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीसीबी के चेयरमैन की तारीफ में उन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए। जो जानिब इशारा था कि वो दिलचस्पी तो जरूर रखते हैं, अब बनाने वालों पर डिपेंड करता है। तो अब देखें, कप्तान तब्दील करेंगे आप, और फिर बहुत सारी चीजें ऐसे फैक्टर्स हैं। स्पिनर्स की आपने बात की, नुमान अली, सलमान बट बिल्कुल सही कह रहा है, इतना सीजन कैंपेनर, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल खेल के वो आगे आया, लेकिन आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। आपने कोई स्पिनर बनाया ही नहीं। आपने अबरार 6 मैचेस में उसने 38 विकेटें नहीं, माना उसने पाकिस्तानी सरजमीन पर और श्रीलंका में विकेटें नहीं, लेकिन आपने कोई बैकअप तैयार किया? कौन है इसका जिम्मेदार? इतनी भारी तनख्वाहें लेते हैं, लाखों रुपए लेते हैं। आप टीम का मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर बना दिया, आपने वहाब रियाज को सारे मामला सौंप दिए, आप जेसन गिलेस्पी को ले आए, तो आखिर कौन इसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। सलमान, ये जो बात हम कर रहे हैं कि ओवरऑल एक तो मैनेजमेंट में बहुत से रैपिड चेंजेस, फिर टीम की ये सूरत हाल, अब इस टेस्ट मैच के कॉन्टेक्स्ट में ही देख लें, आपको कोई उम्मीद दिखाई देती है? वैसे 42 पे कोई आउट नहीं है बांग्लादेश का अब तक कि इसको सेव कर सकें। और दूसरी चीज़, जो आगे इंग्लैंड सीरीज आ रही है उसके लिए फिर क्या करें? सर्जरी की बात तो हुई थी, अभी तक दिखाई नहीं दे रही कहीं से। देखिए, सर्जरी तो ऑन कार्ड है ही नहीं। उन्होंने अच्छा सर्जरी करनी थी, उन्होंने उन लोगों की जो बनाते हैं सारी फॉर्मेशन, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास प्लेयर भी नहीं है, हम सर्जरी क्या करें। यानी उनका फोकस प्लेयर्स के ऊपर है सर्जरी के लिए। जो उनके राइट लेफ्ट पे लोग बैठे हैं जिनके मेरिट के ऊपर सवालिया निशान है, उसके मुतालिक उनका कोई इरादा नहीं नजर आता, ना कोई बात हुई। दूसरी बात यह है कि अभी इकबाल भाई ने कहा कि शान को कोई बताने वाला नहीं है। यू सी, यू हैव head coach, you have a team director, you have an assistant coach, you have a bowling coach, batting coach, fielding coach, high performance coach, Tim Nielsen, ठीक है? इतने लोगों के बावजूद ही is a 34-year-old boy, सारी दुनिया की क्रिकेट खेली है, काउंटी का कप्तान है, लेफ्ट राइट सेंटर कप्तानी की हुई है। जब आप 34 साल की उम्र में क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो you do not need people to tell you what to do, number one. The number two thing is कि इतना जो इन्होंने चमगट्ठा लगाया हुआ है ना, ये भी एक बर्बादी का वजह है। Too many cooks spoil the broth. इनको पता ही नहीं है कि कौन सा बंदा किस काम के लिए बैठा हुआ है। टिम नील्सन को पाकिस्तान ने हाई परफॉर्मेंस कोच लगाया। His last coaching assignment was 13 years back in Australia. और रिसेंटली
वो मैनेजर के रोल में थे साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ, जहां पे उन्होंने उनको थैंक यू किया कि जब से आप आए हैं 3 साल में हमारी टीम का काम ही कुछ नहीं बना, हम कोई मैच ही नहीं जीत रहे, तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने उठा के उनको अपने टेस्ट टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच लगा लिया, क्योंकि वो गिलेस्पी के साथ कहीं पहले काम कर चुके। सो एवरीथिंग दैट वी डू, उसकी पता नहीं कौन छानबीन करता है, उसकी एवेल्युएशन की कोई कमेटी नहीं है कि हम कोई बंदा बाहर से ला रहे हैं, इसको एवेल्युएट भी किया है, इसकी परफॉर्मेंस करंट क्या चल रही है, इसकी रेपुटेशन, विनिंग रेशो इसकी क्या है, ये मैच जिताने में या टीम के बिल्डअप में क्या किरदार प्ले करता है। और हर बंदे को अगर मदद चाहिए तो फिर लीडर है कौन, हमारा डिसीजन मेकर है कौन। इस उम्र तक तो आपको पता होता है कि आपने क्या करना है, क्रिकेट रट जाती है आपको। अगर 34, 35, 36 साल के लड़कों को भी एडवाइजर चाहिए सुबह दोपहर शाम, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद थे। यकीन से टेस्ट मैच को सेव करना अब मौजज़े से कम नहीं होगा पाकिस्तानी टीम के लिए, लेकिन तमाम तजियाकारों की राय में मसला सिर्फ प्लेयर्स के साथ नहीं बल्कि मैनेजमेंट के साथ भी है। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।